गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल कैमरों में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर सॉल्यूशन रहेगा, जो क्लास 12th का है। चैप्टर सॉल्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड स्पेशली दी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। सो आज का टॉपिक है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिकली मास पे डिपेंड करती है सॉल्यूट के, और या फिर अमाउंट पे डिपेंड करती है। सो मींस नंबर ऑफ, अगर वो मास पे और अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, इट मींस वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, किसके, नंबर ऑफ सॉल्यूट के, कि जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा वो प्रॉपर्टी उतनी ही वेरी करेगी। तो जो प्रॉपर्टी उसके नंबर पे डिपेंड करे, जो अमाउंट पे डिपेंड करे या उसके वेट पे डिपेंड करे, तो वो प्रॉपर्टी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो हम आज इस टॉपिक में वही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पे डिपेंड करें या उसके अमाउंट पे डिपेंड करें। इस प्रॉपर्टी को हम डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, इनको हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी इसका दूसरा नाम है, ऐसा किसलिए, बिकॉज जब जैसे कि हमारे यहाँ वोट्स होते हैं, नंबर ऑफ वोट्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन आपका यहाँ पे एमएलए बनेगा या फिर चीफ मिनिस्टर बनेगा या फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो जो भी हमारी वोटिंग है वो डिसाइड करते हैं कौन हमारा जो है वो मेंबर बनेगा या कौन जीतेगा या कौन आपका पार्टी को संभालेगा, जो पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा। सो बेसिकली वो चीजें किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसे ही ये जो प्रॉपर्टी है ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये भी नंबर पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इसे डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आज हम जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब सबसे पहली बात कि वेपर प्रेशर क्या है। सी सपोज अगर हम एक चैम्बर ले, दैट इज द क्लोज्ड चैम्बर, मैंने क्लोज्ड चैम्बर लिया है, उस क्लोज्ड चैम्बर के अंदर कुछ पानी भर दिया और नीचे हमने बर्नर लगा दिया। तो क्या होगा कि जैसे जैसे वाटर हीट होगा तो वाटर जो है ऊपर क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा या ड्रॉप्स बनाएगा, वेपर फॉर्म में ड्रॉपलेट्स बनाएगा या फिर वेपर बनाएगा। वाटर वेपर बन रहा है, यानी कि वाटर लिक्विड से गैस फॉर्म में जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो यहाँ पे क्या होगी वाटर की, इवेपोरेशन। और यही वाटर वेपर्स कंटेनर से टकराने के बाद फिर से क्या हो जाएंगे, कंडेंस बैक होके या फिर से अपने वाटर फॉर्म होके नीचे वाटर में चले जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मीन्स वाटर का इवेपोरेट होना, वेपर्स बनाना इज इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन जो वेपराइज हो गया है वाटर, उसका वापस पानी में आने को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जब यहाँ पे दोनों के दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाए, जब आपके दो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में, हमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है कि जब रेट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए, यानी कि जब आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तब हम क्या नोटिस करेंगे कि जितने भी वेपर्स ऊपर बने हैं एट इक्विलिब्रियम, जितने भी वेपर्स ऊपर बने हैं वाटर के, अब उन वेपर्स का कितना प्रेशर है, दैट इज नोन एज द वेपर प्रेशर फॉर दैट पर्टिकुलर लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे जितना भी वेपर बनेगा उसका जो भी प्रेशर होगा वो उस लिक्विड का क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो यानी कि इक्विलिब्रियम पे जितना भी प्रेशर होगा वेपर्स का, वो वेपर प्रेशर कहलाएगा किसका, आपके वाटर का। सो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम फॉर दैट पर्टिकुलर लिक्विड। सो ये हो गया आपका वेपर प्रेशर। टॉपिक है हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, फाइन। तो सपोज हमने रॉल्स लॉ पढ़ा है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है पी नॉट एक्स। अब ये एक्स जो है मोल फ्रैक्शन है किसी भी चीज का। सपोज हम सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर हमारा सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होगा। हम जो सॉल्यूट कंसिडर करेंगे वो सॉलिड कंसिडर करेंगे, जो कि आपका नॉन वॉलेटाइल है। क्या है आपका, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है आपका वो सॉलिड। तो जो भी आप, अब सपोज ये आपका जो है
ये रॉल्स लॉ है जो कह रहा है प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स। पी नॉट जो है ये पार्शियल ये वेपर प्रेशर है उसी लिक्विड का इन प्योर स्टेट, और ये प्रेशर होगा इन द सॉल्यूशन फॉर्म। सो अब अगर मैं सॉल्यूशन को कंसिडर करूं, सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, और मैंने बोला कि सॉल्यूट मेरा नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वो वेपर नहीं बना रहा। नॉन वोलेटाइल मींस वोलेटाइल नहीं हो रहा, वेपर नहीं बना रहा। तो इट मीन्स सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन जो सॉल्यूट को हुआ वो तो नहीं हुआ, वो नेग्लिजिबल हो गया। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज नेग्लिजिबल। तो इट मीन्स अब जो भी कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन वो कौन करेगा, सॉल्वेंट करेगा। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सपोज सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करें और सॉल्यूट को बी से, तो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग रॉल्स लॉ क्या होगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, ये होगा। अब क्योंकि हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की लॉरिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली जो आपका प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट एस इंटू एक्स ए प्लस बी, यही होना चाहिए, होना यही चाहिए। लेकिन ये ना हो कि आपका सिर्फ क्या जाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर हम बी की बात करें, बी के जो कंट्रीब्यूशन है बिकॉज वो नॉन वोलेटाइल है, वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो यानी कि अब यहाँ पे आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर का वो सॉल्यूट का नेग्लिजिबल और जीरो रहेगा। तो सिमिलरली आप यहाँ पे मोल्स ऑफ बी ना लिख के आप सिर्फ क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि सॉल्यूशन में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो किसका मोल फ्रैक्शन कर रहा है, सॉल्वेंट का, ना कि सॉल्यूट का। सिमिलरली हम पी नॉट एस की जगह भी क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए, क्योंकि अब जो हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं प्योर लिक्विड का वो हम अब सॉल्वेंट का कंसीडर करेंगे, सॉल्यूट का नहीं करेंगे, बिकॉज सॉल्यूट का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आप सिर्फ सॉल्वेंट पे। तो पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो हमने पी एस को पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल लिख दिया विच इज दिस। वाई? बिकॉज सॉल्यूट आपका कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अब आपका ये आपकी डेरिवेशन बन गई। तो पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स ए, ये एक डेरिवेशन आई। अब हम क्या करें, लेट्स सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम बोथ द साइड और सब्ट्रैक्ट बोथ द साइड बाय वन। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय वन, दोनों साइड को हम एक में से माइनस करेंगे। अब ये हमने इक्वेशन ली, इन दोनों साइड्स को एक में से माइनस किया तो बना वन माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट दैट इज इक्वल्स टू एक्स ए विच इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। दोनों साइड को करना है तो यहाँ भी करेंगे वन माइनस एक्स ए, तो एक्स ए प्लस एक्स बी, दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपका वन के इक्वल रहेगा। सपोज अगर एक्स ए है और एक्स बी है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो वन रहेगा, तो एक्स बी क्या होगा, वन माइनस एक्स ए। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ गया आपका, सॉल्यूट आ गया। सो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट दैट इज इक्वल टू एक्स बी। दिस इज द इक्वेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आप देखें, ये आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बिकॉज ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग नहीं है। क्यों? ये अब आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस टर्म को कंसीडर करेंगे तो पी ए नॉट यहाँ पे अगर जाएगा सपोज, तो पी ए नॉट माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी ए नॉट हुआ। तो अब आपका ये जो फैक्टर है ये मोल्स पे तो डिपेंड कर ही रहा है, सॉल्यूट के अमाउंट पे तो डिपेंड कर ही रहा है, बट साथ साथ पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है सॉल्वेंट के। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन या मोल्स पे, इसके ओनली सॉल्यूट के, जो सॉल्यूट के सिर्फ मोल्स या अमाउंट पे या उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करें या नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करें। सो यानी कि अब ये आपकी जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी पूरी की पूरी होगी विच इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर मैं सिर्फ इस टर्म को कंसीडर करूं, दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि अगर आप पी ए नॉट में से पी एस माइनस कर दे तो कितना वेपर प्रेशर आपका बच रहा है, यानी कि
पी ए नॉट आपका वो प्रेशर है जो प्योर सॉल्वेंट का है और पी एस वो प्रेशर है जो सॉल्यूशन का है। अगर इन दोनों में से माइनस करेंगे तो वेपर प्रेशर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ ना कुछ लो हो जाएगा। फाइन। अब क्यों सॉल्यूशन, देखो हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट से कंसिडर किया है, सॉल्वेंट के साथ मैच किया है कि जितना सॉल्वेंट का होना चाहिए उतना ही सॉल्यूशन का होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि वहां पे सॉल्यूट की प्रेजेंस है। सॉल्यूट की प्रेजेंस होने की वजह से वेपर प्रेशर अब उतना नहीं होगा जितना प्योर सॉल्वेंट का होना चाहिए बेसिकली। सो यहाँ पे क्या हो गया, वेपर प्रेशर में कुछ ना कुछ लोअरिंग आ गई, कुछ ना कुछ कमी आ गई। बट अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं प्योर वेपर प्रेशर से किसके, सॉल्वेंट के, तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब आप लोअरिंग को डिवाइड कर देंगे प्योर कंपोनेंट ए के वेपर प्रेशर से, तो रिलेट हो गया। हम रिलेट कर रहे हैं कि कितना चेंज आया किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव में, आपके प्योर कंपोनेंट ए के रिलेटिव में। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। तो अब आपकी क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ मैं, दैट इज पी ए नॉट माइनस पी एस upon PA naught is equals to XB, which is the mole fraction of solute. This is the relative lowering of vapor pressure. अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम अननोन सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं या मोलर मास निकाल सकते हैं। कि अगर सॉल्यूट मुझे नहीं पता तो मैं अननोन सॉल्यूट का मोलर मास इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे? देखिए, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है तो मैं इसे लिखूंगी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये होगा मोल फ्रैक्शन। लेट्स एज्यूम कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो बहुत ही डाइल्यूट है। अगर सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट होगा तो उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा उसके अंदर, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम होगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों के मोल्स हैं, बट बिकॉज हम सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेस होंगे। अगर बहुत ही कम है कोई क्वांटिटी, डिनोमिनेटर में वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, तो इट मीन्स हम डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ बी को इग्नोर कर सकते हैं। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में वो वैल्यू इग्नोर होती है जो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो, और बहुत ही छोटे यहाँ पे बी वैल्यू तब होगी जब हम कंसिडर करेंगे कि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है। तो बी को हम इग्नोर करें तो ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए। अब एन बी हुआ आपका वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए टू मोलर मास ऑफ ए। ये आपका मोल्स आ गए सॉल्वेंट के, ये आ गया आपका सॉल्यूट का। यहाँ से आप बी का मोलर मास निकाल सकते हैं कि आपका बी का मोलर मास क्या होगा, या फिर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं सॉल्यूट के कि कितने नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पे होंगे। तो बेसिकली इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम अननोन सॉल्यूट का मोलर मास इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। बट हमें सॉल्वेंट पता होना चाहिए उस केस में, क्योंकि अगर चारों में से दो अननोन क्वांटिटीज होगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए तो हम एम बी निकाल सकते हैं। तो यह इसकी क्या है एप्लीकेशन। यह है आपकी फर्स्ट कॉलिगेटिव property, which is the relative lowering of vapor pressure. Next है आपका elevation in boiling point. नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये पता होना चाहिए हमें कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। किस टेम्परेचर पे कोई भी चीज बॉइल करेगी, जिस टेम्परेचर पे आपकी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और द बॉइलिंग टेम्परेचर। सो टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure।
टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब इस प्रॉपर्टी को हम जरा ग्राफ से समझते हैं कि ग्राफ हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा से मिला है, एक सॉल्वेंट का, दूसरा सॉल्यूशन का। अब सपोज यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, एक है आपका वेपर प्रेशर, एक है आपका सॉल्वेंट का ग्राफ, दूसरा है आपका सॉल्यूशन का। ये है आपका सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूशन। सपोज ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू के इक्वल है। तो सॉल्वेंट के केस में अगर हम देखें कि सॉल्वेंट किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा, तो अगर हम इस ग्राफ को एक्सटेंड करें, यानी कि इस प्रेशर की वैल्यू को एक्सटेंड करें और नीचे टेम्परेचर की तरफ ले जाएं, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस टेम्परेचर के इक्वल हो रहा है। तो ये टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा सॉल्वेंट के लिए, बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर, बिकॉज इसी टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ रहा है। बट अगर यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम सॉल्यूशन के केस में देखें जहाँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हैं, तो आप इस लाइन को अब थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब आप देखेंगे कि अब जो टेम्परेचर आ रहा है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। पहले सॉल्वेंट का टेम्परेचर ये था, इसको हम बोल देते हैं TB नॉट, सॉरी इसको हम बोल देते हैं TB नॉट, और ये रहेगा TB। TB मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड TB नॉट मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। बिकॉज सॉल्वेंट हम यहाँ प्योर की बात कर रहे हैं तो हमने नॉट लगाया प्योर के लिए, क्योंकि सॉल्यूशन में थोड़ा सॉल्यूट भी एडेड है, उसे हम TB लिखेंगे। तो अब यानी कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो सॉल्वेंट से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सो इसको हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करेंगे। द डेल्टा TB और चेंज इन टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कुछ ना कुछ आपके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेट हो गया है या बढ़ गया है या कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे। तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। तो नाउ योर डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। आपका जो चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर है कि कितना बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज होगा वो डिपेंड किस पे करता है, मोलारिटी पे। बट किसकी मोलारिटी पे, सॉल्यूट की मोलारिटी पे। किस पे डिपेंड करेगा ये, सॉल्यूट की मोलारिटी पे। आप अगर डेल्टा TB को प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो यहाँ आएगा KB इंटू M। KB को हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। KB इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती है सॉल्यूट या सॉल्वेंट के, ये डिपेंड करती है नंबर पे, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट वहाँ पे है तो प्रॉपर्टी उतनी ही वेरी करेगी। तो सॉल्वेंट के नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है सॉल्यूट के नंबर पे, और ना ही डिपेंड करती है ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द क्वालिटेटिव और डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। सो KB आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। अब KB की वैल्यू हर चीज के लिए, हर एक सॉल्यूट के लिए डिफरेंट है, फाइन। KB की वैल्यू अगर हमें नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला RTB स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन इनटू 1000। इस फॉर्मूले की हेल्प से ये जो TB स्क्वायर है ये बेसिकली प्योर सॉल्वेंट का है, RTB नॉट स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम KB की वैल्यू या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पुट कर सकते हैं। इन केस अगर हमें नहीं गिवन है तो, बट ये हर मोस्टली न्यूमेरिकल्स में गिवन रहती है। तो ये आपका हो गया KB का ये फॉर्मूला। तो डेल्टा TB आपका या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, दैट इज इक्वल्स टू KB इंटू M। तो यानी कि अगर आप सॉल्यूट के सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट डाल दें तो वो सॉल्यूशन बन गया एक तरीके से। तो सॉल्यूट डालने से क्या हुआ, आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर गया, किसका, बॉइलिंग टेम्परेचर सॉल्यूशन का, फाइन। सो यह है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जिस टेम्परेचर पे वो चीज फ्रीज होती है, जमती है, उसको और भी पीछे कर देना। जैसे कि वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है या फ्रीज हो रहा है तो उसको माइनस में ले जाना और डिप्रेस कर देना उसके और फ्रीजिंग टेम्परेचर को।
फाइन। अब ये फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड कोएग्जिस्ट, कि वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों कोएग्जिस्ट करे, साथ में रहे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसे ही वाटर के केस में जो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस हम फ्रीजिंग टेम्परेचर या पॉइंट बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एज आइस भी एग्जिस्ट करती है और एज अ वाटर भी एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है या टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही हैं। सो हम अब पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि आपकी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया किसकी वजह से? सॉल्यूट की वजह से, कि आपने सॉल्वेंट में कुछ ना कुछ सॉल्यूट डाल दिया। अगर नहीं डाल रहे थे तो उसमें कोई डिप्रेशन नहीं था, जो टेम्परेचर था उसी पे वो फ्रीज हो रहा था। पर जैसे ही कुछ सॉल्यूट डाल दिया, उस टेम्परेचर पे फ्रीज ना हो कि वो किसी और कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, तो उसके टेम्परेचर में डिप्रेशन आ गया। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट ऐड हो गया वहाँ पे। अगेन ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। सो अगेन इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखें, अगेन इसको हम ग्राफ से थोड़ा समझते हैं। ये ग्राफ है आपका, ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। ये वो पॉइंट है जहां पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। सॉलिड और लिक्विड मींस सॉलिड और लिक्विड यहाँ पे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है, ये वो टेम्परेचर है जहां पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। इस पॉइंट से पहले आपकी जो भी चीज है वो आपकी सॉलिड है और यहाँ पे क्या है? वो लिक्विड है। यानी कि सॉल्वेंट जो है इस पॉइंट से पहले सारा सॉलिड है, इस पॉइंट के बाद सारा लिक्विड है, बट इस पॉइंट पे कोएग्जिस्ट कर रहा है इन सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म। तो ये आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर है। और यही चीज अगर आप कंसिडर करें सॉल्यूशन की, तो उस केस में ये इस तरीके से जाएगा। अब ये सॉल्यूशन के केस में है कि सॉल्यूशन इस पॉइंट पे अब कोएग्जिस्ट कर रहा है इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। इससे पहले सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में था, इसके बाद सॉल्यूशन अब लिक्विड स्टेट में है। यहाँ लिक्विड स्टेट में है, यहाँ सॉलिड स्टेट में है। अब जरा देखें, ये वो पॉइंट है जो इस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर है, बिकॉज इस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं एट दिस वेपर प्रेशर। फाइन, तो इसको मैं बोल देती हूँ, बिकॉज ये सॉल्वेंट का है, दिस इज TF नॉट, एंड ये वो पॉइंट है जहां पे आपका सॉल्यूशन कोएग्जिस्ट कर रहा है इन सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट। तो वो कौन सा टेम्परेचर है? वो ये वाला टेम्परेचर, दैट इज द TF मींस सॉल्यूशन का टेम्परेचर है ये। तो यानी कि अगर आप देखें, टेम्परेचर जो है सॉल्वेंट का पहले TF नॉट था, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे ही उसने कुछ सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन का टेम्परेचर घट गया, उसमें डिप्रेशन आ गया, वो डिक्रीज हो गया। कितना हो गया? थोड़ा सा उससे लेस हो गया। सो दिस इज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, कि अगर आप सॉल्वेंट के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूट अगर ऐड कर देंगे तो उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर में चेंज आएगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। फाइन, तो दोनों का ही जो आपका बेसिकली फ्रीजिंग टेम्परेचर है या वो जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, वो पीछे शिफ्ट हो गया है, तभी टेम्परेचर भी आपका कम हो गया है। सो हम इसे लिखेंगे अब डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, अब होगा ये TF नॉट माइनस TF। पहले था डेल्टा TB था, TB माइनस TB नॉट, अब जाएगा डेल्टा TF नॉट माइनस TF, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। So again your delta TF is directly proportional to what? Small m, that is the molality of the solute. So delta TF is equals to KF into m, इसको हम बोलते हैं molar depression constant। और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगेन इसकी वैल्यू अगर ना गिवन हो तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, RTF स्क्वायर अपॉन डेल्टा H फ्यूजन इंटू 1000। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम KF को कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। सो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू m, ये आपकी प्रॉपर्टी है कौन से? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि हमने ये क्यों यूज करनी पड़ती है इस तरीके से?
ये एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं या इस डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे हम अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। फाइन, तो सबसे इजी एग्जांपल है इसका सॉल्ट का, सॉल्ट प्लस वाटर, और हम इसे बोलते हैं NaCl प्लस वाटर। हमें जब भी आइसक्रीम बनानी होती है तो हम उसमें कुछ ना कुछ नमक डालते हैं कि बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ़ है वो जम जाती है, और वो इतनी जम के उसके क्रिस्टल्स इतने टाइट होते हैं कि वो खाने लायक नहीं होते, कि आप बर्फ़ को खा नहीं सकते जैसे आप आइसक्रीम खाते हो। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम कर देते हैं, क्या डाल के उसमें नमक डाल के। जैसे ही आप थोड़ा सॉल्यूट उसमें ऐड करेंगे उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट 0 से शिफ्ट होके उसका चला जाता है -33 डिग्री सेल्सियस के अराउंड तक, कि अब वो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज ना होके -33 डिग्री सेल्सियस तक वो फ्रीज होगा। तो इसी बेसिस से हमारी आइसक्रीम्स बनाई जाती है, तभी आप उन्हें खा सकते हैं। अगर उसमें नमक ना डाला जाए तो आप आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टल्स इतने हार्ड हो जाएंगे कि आप उन्हें चबा भी नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी फ्रीजर में बर्फ होती है हम उसे तोड़ के नहीं खा सकते। सेम लॉजिक यही रहता है कि अगर आप उसमें नमक डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा और तब वो फ्रीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सिमिलरली हमारी गाड़ियों में भी एंटी फ्रीजर सॉल्यूशंस डलते हैं। एंटी फ्रीजर सॉल्यूशन में आगे आपका इथाइलिन ग्लाइकोल और भी कई एंटी फ्रीजर सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल, ये भी एंटी फ्रीजर सॉल्यूशन है। अब एंटी फ्रीजर सॉल्यूशन क्या करता है, पानी को फ्रीज होने से बचाता है। कि अगर हम गाड़ी किसी सपोज अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया है या गाड़ी किसी ऐसे स्टेट में चल रही है जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ पानी के जमने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो पानी अगर जमेगा तो उसका इंजन काम कैसे करेगा, बिकॉज पानी इंजन के चारों ओर जो है वो जब गाड़ी चलती है तो पानी चलता है। फाइन, तो अगर पानी ही सूख जाएगा तो पानी जम जाएगा, अगर फ्रीज हो जाएगा तो इंजन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो पानी ना फ्रीज हो ना जमे, इसलिए गाड़ी में या एज ए रेडिएटर्स में हमारे इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज होता है, विच इज द एंटी फ्रीजर सॉल्यूशंस। सिमिलरली ग्लिसरॉल भी आपका एक एंटी फ्रीजर सॉल्यूशन है। तो एंटी फ्रीजर सॉल्यूशन का मतलब यही हुआ कि उसे फ्रीज होने से रोक रहा है, यानी कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट को ये और भी कम कर रहा है। ऐसे ही NaCl प्लस वाटर, जो पहाड़ों में जब बर्फ जम जाती है तो उनको पिघालने के लिए भी नमक डाला जाता है, सॉल्ट डाला जाता है, ताकि बर्फ जो जम गई है वो थोड़ी सी पिघल जाए, क्योंकि उसका फ्रीजिंग जो नमक क्या करेगी, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कम कर देगी, पीछे ला देगी, इतना -33 डिग्री सेल्सियस तक। सो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि नेक्स्ट और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। So till then, stay tuned to my channel, Chemno.